दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना एक 25 साल की लड़की प्रियदर्शनी मट्टू की है, जिसका रेप करने के बाद बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और साथ ही ये कहानी एक ऐसे बूढ़े बाप की है जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सालों कोड़ के चक्कर लगाते रहे, और दूसरी तरफ आरोपी पैसे और पावर के दम पर हमारी न्याय व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर आजाद घूमता रहा। हालांकि प्रियदर्शनी को बाद में न्याय तो मिला, लेकिन इसके लिए प्रियदर्शनी के परिवार को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आखिर क्या हुआ था उस दिन प्रियदर्शनी के साथ और इस घटना को किस हैवान ने अंजाम दिया था, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। प्रियदर्शनी का जन्म 23 जुलाई सन 1970 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनका परिवार श्रीनगर में रहता था। प्रियदर्शनी के पिता चमन लाल मट्टू जो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे, उन्होंने श्रीनगर के कॉन्वेंट स्कूल में प्रियदर्शनी का एडमिशन करा दिया था। फिर बाद में चमन लाल अपने परिवार को साथ लेकर जम्मू चले गए। प्रियदर्शनी ने जम्मू के कॉलेज में बीकॉम किया। उसका सपना वकील बनने का था, इसलिए वह लॉ विषय की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई और अपने चाचा के फ्लैट में रहने लगी। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई करने लगी। उनके परिवार वाले भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ी वकील बनेगी, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही प्रियदर्शनी और उनके परिवार वालों के सपने को ग्रहण लग गया। और यह ग्रहण था दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में ही पढ़ने वाला प्रियदर्शनी का सीनियर संतोष कुमार सिंह। संतोष के पिता JP सिंह एक IPS ऑफिसर थे और वह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। अपने पिता के इतने ऊंचे पद पर होने की वजह से संतोष खुद को भी एक अफसर ही समझता था। और फिर एक दिन संतोष की गंदी नजर एक खूबसूरत कश्मीरी लड़की पर पड़ी। संतोष ने जब उस लड़की के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि इस लड़की का नाम प्रियदर्शनी मट्टू है, जो उसकी जूनियर है। संतोष ने प्रियदर्शनी को देखते ही देखते यह मन बना लिया था कि उसे किसी भी तरह से इस लड़की को हासिल करना है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और इसी चाहत में एक दिन संतोष ने प्रियदर्शनी को प्रपोज कर दिया, लेकिन प्रियदर्शनी ने उसे साफ इनकार कर दिया। और इस तरह अब संतोष के एक IPS अफसर का बेटा होने का घमंड भी यूनिवर्सिटी में टूट चुका था। हालांकि प्रियदर्शनी का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, उसने तो बस उसे ना कहा था। लेकिन संतोष ने इस बात से गुस्सा हो गया था कि कोई लड़की उसे ना कैसे कर सकती है, यानी उसे रिजेक्ट कैसे कर सकती है। इसके बाद संतोष ने अपनी यह गंदी सोच बना ली थी कि अब यह लड़की या मेरी होकर रहेगी या फिर किसी की भी नहीं होगी। और फिर संतोष ने प्रियदर्शनी का जीना मुश्किल कर दिया। यूनिवर्सिटी से घर आते जाते हुए संतोष उसका पीछा करने लगा, उसके साथ बदतमीजी और छेड़खानी भी करने लगा। लेकिन प्रियदर्शनी भी उसकी इस हरकत से डरी नहीं। प्रियदर्शनी ने संतोष के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन न जाने ऐसी क्या बात थी कि पुलिस ने भी प्रियदर्शनी की शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने उस दिन उसे बस दिलासा देकर ही वापस भेज दिया। इसके बाद तो संतोष की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई, यानी अब वह प्रियदर्शनी को और ज्यादा परेशान करने लगा था, उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। प्रियदर्शनी एक बार फिर से पुलिस स्टेशन गई और फिर से संतोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस बार भी कार्रवाई के नाम पर उसे केवल दिलासा दिया गया, क्योंकि पुलिस भी यह अच्छी तरह से जानती थी कि संतोष कुमार सिंह एक IPS अफसर का बेटा है, और शायद इसीलिए पुलिस संतोष के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से कतरा रही थी। एक दिन प्रियदर्शनी जब यूनिवर्सिटी से वापस अपने घर पर जा रही थी तो संतोष अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगा और अचानक बाइक को प्रियदर्शनी के सामने लाकर रोक दिया। इसके बाद संतोष प्रियदर्शनी का हाथ पकड़कर खींचने लगा और उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगा। तो प्रियदर्शनी ने अपने बचाव के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और यह देखकर संतोष उसे छोड़कर वहां पर भाग गया। प्रियदर्शनी उस दिन फिर से निडर होकर अकेले ही पुलिस के पास गई और प्रियदर्शनी ने पुलिस को सारी बात बताई। इस बार भी पुलिस ने मामले में थोड़ी गंभीरता तो दिखाई और संतोष कुमार सिंह को प्रियदर्शनी से दूर रहने की चेतावनी दी। इसके बाद एक हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सुरक्षा कर्मी के तौर पर प्रियदर्शनी के साथ रखा गया। और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब संतोष इतना बड़ा शैतान था
तो वह इतनी आसानी से मानने वालों में से तो नहीं था। उसने तब भी प्रियदर्शनी का पीछा नहीं छोड़ा, उसके साथ अभद्रता करना नहीं छोड़ा। और हद तो तब हो गई जब उसने प्रियदर्शनी से बदला लेने के लिए उल्टा प्रियदर्शनी के खिलाफ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिकायत दर्ज कर दी कि प्रियदर्शनी एक साथ 2-2 डिग्रियों के लिए पढ़ाई कर रही है, जो कि नियम के खिलाफ है। संतोष को लगा था कि प्रियदर्शनी को लॉ की पढ़ाई करने से रोक दिया जाएगा और फिर प्रियदर्शनी अपने आप को बचाने के लिए उसके पास रोती और गिड़गिड़ाती हुई आएगी। लेकिन उसका यह भ्रम भी टूट गया जब प्रियदर्शनी ने यह सबूत दिए कि वह एक समय में सिर्फ एक ही डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही है। प्रियदर्शनी ने बताया कि वह बीकॉम की पढ़ाई तो बहुत पहले ही पूरी कर चुकी है और अब वह केवल लॉ की ही पढ़ाई कर रही है। लेकिन इधर अपनी एक और हार से संतोष बुरी तरह से बौखला गया था। साल 1996 में जनवरी का महीना था और रोज की तरह प्रियदर्शनी अपने सुरक्षा कर्मी राजेंद्र सिंह का सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए इंतजार कर रही थी। लेकिन उस दिन राजेंद्र सिंह को आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए प्रियदर्शनी अपने मम्मी पापा के साथ कार से यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। प्रियदर्शनी अपने मम्मी पापा को कोर्ट छोड़कर यूनिवर्सिटी चली गई और इधर सुरक्षा कर्मी राजेंद्र सिंह जब प्रियदर्शनी के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि प्रियदर्शनी तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी है। तो वह सीधे यूनिवर्सिटी पहुंचे और राजेंद्र सिंह ने उस दिन संतोष कुमार को लॉ फैकल्टी के बाहर घूमते हुए भी देखा। हालांकि संतोष की पढ़ाई 1 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वह प्रियदर्शनी के यूनिवर्सिटी में घूमता रहता था। उस दिन भी प्रियदर्शनी जब सुबह के 11:30 बजे वाली क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, फिर जब क्लास खत्म हुई तो प्रियदर्शनी कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के साथ करीब 2 या 2:30 बजे के आसपास अपने घर वापस चली आई। घर पहुंचने के बाद प्रियदर्शनी ने राजेंद्र सिंह को शाम के 5:30 बजे वापस घर पर आने को कहकर उन्हें वहां से भेज दिया। और उस समय प्रियदर्शनी अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उस समय प्रियदर्शनी के घर का कुक भी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। इसके बाद 5 बजे के आसपास जब कुक वापस फ्लैट पर आया तो वह कुत्ते को घुमाने के लिए एक बार फिर से घर के बाहर चला गया और अब फ्लैट में प्रियदर्शनी एक बार फिर से अकेली रह गई। और ठीक उसी समय संतोष कुमार सिंह प्रियदर्शनी के दिल्ली वाले फ्लैट पर बाइक से पहुंचा। वह अपनी बाइक खड़ी करके हेलमेट को हाथ में लिए हुए प्रियदर्शनी के दरवाजे पर आया और वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा। उस दिन उस प्रियदर्शनी के एक पड़ोसी ने भी उसे देखा था कि संतोष प्रियदर्शनी के फ्लैट के बाहर खड़ा है और फिर मौका देखकर संतोष किसी तरह से प्रियदर्शनी के फ्लैट के अंदर घुस गया और फ्लैट के अंदर जाते ही संतोष चुपके से प्रियदर्शनी के रूम में चला गया। इसके बाद उस हैवान ने प्रियदर्शनी का रेप किया, फिर अपने साथ लिए हेलमेट से प्रियदर्शनी के चेहरे पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि प्रियदर्शनी के चेहरे और शरीर पर हेलमेट से करीब 19 बार हमला किए गए थे और हेलमेट का हमला इतना घातक था कि हेलमेट का शीशा टूटकर बिखरा पड़ा हुआ था। प्रियदर्शनी खून में लथपथ हो गई थी और उस मासूम लड़की के खूबसूरत चेहरे को उस हैवान ने बड़े ही बेरहमी से खराब कर दिया था। यानी वह हैवान प्रियदर्शनी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी हार को अपने अपमान के तौर पर लिया और इसी कारण उसने यह गंदी मानसिकता बना ली थी कि अगर मैं तुम्हें नहीं पा सका तो तुम्हें और भी किसी को पाने नहीं दूंगा। इसलिए संतोष कुमार ने प्रियदर्शनी के चेहरे को हेलमेट से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। हेलमेट की इतनी घातक वार से प्रियदर्शनी अधमरी हो गई थी, लेकिन संतोष कुमार सिंह यहाँ पर भी नहीं रुका। उसको लगा कि प्रियदर्शनी अभी भी जिंदा है और वह सांसें ले रही है, तो संतोष कुमार घर में पड़ा हीटर का तार उठा लाया और उसने पूरी ताकत से प्रियदर्शनी का गला घोट दिया और कुछ ही मिनट में प्रियदर्शनी की मौत हो गई। इसके बाद वह दरिंदा वहां से चला गया, लेकिन संतोष को प्रियदर्शनी के फ्लैट से जाते हुए कई लोगों ने देख लिया था। उनमें बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, प्रियदर्शनी के पड़ोसी और नौकर भी शामिल था। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी दरिंदगी करने के पीछे संतोष को हिम्मत कहां से मिली होगी। यानी कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी मानसिकता रही होगी कि कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वह कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाले और उसे लागू करने वाले एक IPS अफसर का बेटा है। और फिर जब शाम के 5:30 बजे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह
प्रियदर्शनी के फ्लैट पर अपनी ड्यूटी करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए बेल बजाई, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया था। तो राजेंद्र सिंह बहुत घबरा गए और वह जल्दी से पीछे वाले दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पीछे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। वह तुरंत फ्लैट के अंदर पहुंचे, लेकिन जैसे ही प्रियदर्शनी के कमरे में गए तो प्रियदर्शनी की हालत देखकर कांप उठे। प्रियदर्शनी की लाश डबल बेड के नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। राजेंद्र सिंह ने तुरंत पुलिस स्टेशन में सूचना देकर पुलिस की टीम को बुलाया। फिर प्रियदर्शनी के परिवार वालों को भी खबर दी गई। इसके बाद पुलिस उस फ्लैट में पहुंची जिस फ्लैट में प्रियदर्शनी की हत्या की गई थी। पुलिस को प्रियदर्शनी की लाश के पास से हेलमेट के कांच के टुकड़े, हीटर के तार जिससे गला घोटा गया था और कुछ टूटे हुए बाल भी मिले। पुलिस ने सबूत के तौर पर इन तमाम चीजों को अपने पास सुरक्षित रख लिया। प्रियदर्शनी के घर वालों ने बिना किसी संदेह के प्रियदर्शनी की हत्या का आरोप संतोष पर लगाया। इसके बाद पुलिस ने संतोष को अरेस्ट कर लिया, लेकिन संतोष ने पुलिस को बताया कि उसने प्रियदर्शनी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, वह बेकसूर है, उसे तो बस फंसाया जा रहा है। संतोष के पिता जेपी सिंह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर थे, जो कि एक बहुत बड़ा रैंक था। इतने ऊंचे पद पर बैठा एक बाप अपने अपराधी बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, यह बात प्रियदर्शनी के पिता अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें यही डर था कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पुलिस दबाव में ठीक ढंग से काम नहीं करेगी। और फिर पुलिस जांच ने चमन लाल मट्टू की इस सोच को सही साबित कर दिया। घटना के 2 दिन बाद यानी 25 जनवरी 1996 को ही इस केस को दिल्ली पुलिस से लेकर सीधा सीबीआई को सौंप दिया गया। 3 साल के एक लंबे समय के बाद 3 दिसंबर 1999 को निचली अदालत ने इस केस को लेकर अपना फैसला सुनाया। यानी पुलिस ने संतोष के घर से टूटी हुई हेलमेट को बरामद किया था। संतोष के ब्लड सैंपल भी लिए गए थे। फॉरेंसिक टीम ने प्रियदर्शनी के अंडरगारमेंट से मिले सीमन को संतोष के डीएनए से मैच कराया था, जिसे पता चला कि प्रियदर्शनी के अंडरगारमेंट से मिला सीमन संतोष का ही है। यानी इस जांच से यह साफ हो गया था कि संतोष ने ही प्रियदर्शनी का रेप किया है और फिर प्रियदर्शनी की बड़े ही बेरहमी से हत्या भी कर दी। और प्रियदर्शनी के पड़ोसी और नौकर वीरेंद्र ने भी संतोष को प्रियदर्शनी के फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखा था। यानी यह सारे सबूत कह रहे थे कि प्रियदर्शनी का रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि संतोष कुमार सिंह ही है। लेकिन निचली अदालत ने इस केस को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया जो आपको भी हैरान कर देगा। निचली अदालत के जज 450 पन्नों के फैसले में दिल्ली पुलिस की भी भूमिका पर बड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जांच और मुकदमों के दौरान संतोष की मदद करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने यह दावा किया था कि नौकर वीरेंद्र कहीं गायब हो गया है, वह उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन एक पत्रकार ने बड़ी आसानी से वीरेंद्र को उसके गांव से ढूंढ निकाला। और जज ने आगे कहा कि जिन्हें कानून को लागू करने के लिए रखा गया है उन्हीं के बच्चों पर कानून लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि डीएनए जांच की जो प्रक्रिया है वह न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से नहीं थी, इसीलिए हम इस डीएनए रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि संतोष के पिता दिल्ली के कमिश्नर का जांच एजेंसियों पर दबाव रहा होगा, इसलिए जांच एजेंसियों ने जानबूझकर इस केस में काफी निष्क्रियता दिखाई। जज ने कहा कि वह जानते हैं कि संतोष कुमार सिंह ही दोषी है और उसी ने प्रियदर्शनी का रेप किया और फिर इसका कत्ल भी कर दिया, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं एक जज के रूप में जांच एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत के आधार पर ही अपना फैसला सुना सकता हूं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने भी कोई ऐसा ठोस सबूत ठीक ढंग से पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि यह जुर्म संतोष कुमार सिंह ने ही किया है। इसीलिए संतोष कुमार सिंह को संदेह के आधार पर यानी डाउट के आधार पर बरी किया जाता है। और इस फैसले से प्रियदर्शनी का पूरा परिवार सदमे में चला गया, यहाँ तक कि पूरा देश ही सदमे में चला गया था और लोग इस फैसले को लेकर देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाने लगे थे। यानी इस फैसले ने यह साबित कर दिया था कि न्याय अमीर और पावरफुल लोगों की जेब की चीज है। और फिर संतोष कुमार सिंह ने बरी होने के बाद शादी भी कर ली और वह दिल्ली में ही वकालत करने लगा था। इधर प्रियदर्शनी के 64 वर्ष के बुजुर्ग पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई ऑफिस के चक्कर काटते रहे
और 64 वर्ष की उम्र में वह बुजुर्ग इंसान कभी जम्मू से दिल्ली तो कभी दिल्ली से जम्मू आते जाते रहे। अब मीडिया में इस मामले को जोर से उठा रही थी और फिर इस आक्रोश और अपनी जांच प्रक्रिया पर उठते सवालों को देखकर सीबीआई ने 29 फरवरी साल 2000 को निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी और फिर साल 2000 से साल 2006 आ गया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस को लेकर किसी भी सबूत या किसी भी गवाह को पेश नहीं किया गया और न ही किसी तरह की सुनवाई हुई। अब प्रियदर्शनी मट्टू को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाले जाने लगे और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिससे न्यायपालिका पर बहुत भारी दबाव पड़ा, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने साल 2006 में ही इस केस की सुनवाई शुरू कर दी और जिन सबूत और गवाहों को लोअर कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था, वही हाई कोर्ट ने उन्हें सबूत और गवाहों के आधार पर 42वें दिन 31 अगस्त 2006 को अपना फैसला सुनाया। यानी जिस फैसले में लोअर कोर्ट ने संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया था, उस फैसले को हाई कोर्ट ने बदल दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आता है और संतोष कुमार सिंह के इस अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हाई कोर्ट संतोष कुमार को फांसी की सजा सुनाई। संतोष को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।